हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स किया। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलटी मैथ में फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। देखिए, ये 2018 का पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका हमने पहला पार्ट कर लिया था। आज दूसरा पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए दूसरे पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द मेंबर ऑफ बैरियन फैमिली। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है कि पूछा जा रहा है बार्कहाउसेन क्राइटेरिया फॉर द ऑसिलेटर इज व्हाट। ठीक है, ऑसिलेटर के लिए बार्कहाउसेन क्राइटेरिया क्या है। तो ये एक ऑसिलेटर का क्या है, फिगर बना हुआ। इसमें क्या है, एक एम्पलीफायर है और उसके साथ एक फीडबैक सर्किट लगा हुआ है। ठीक, तो विद फीडबैक जो इसका गेन होता है, वोल्टेज गेन, वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विद फीडबैक है ये जो ए है, ये विदाउट फीडबैक गेन होता है। ठीक है ना, ए क्या है, गेन विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक। ठीक है, तो जो विद फीडबैक गेन आता है वो इस तरीके से निकल के आता है। इसका पूरा डेरिवेशन है, उस पर हम खैर नहीं जा रहे। तो बार्कहाउसेन कंडीशन ये होती है कि एक ऑसिलेटर जो है उसका जो जो ए एफ है वो क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड होता है। तो यदि अगर ए बी जो है, ए बीटा, बीटा क्या होता है, बीटा इज फीडबैक फैक्टर, फीडबैक फैक्टर बोलते हैं इसे, फैक्टर। तो ए बीटा अगर 1 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यदि अगर ऐसा हो गया 1/0 तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, वही हमें चाहिए। तो इसलिए ये एक ऑसिलेटर लिखा है, दिस एम्पलीफायर इज इन द कंडीशन वर्क एज द ऑसिलेटर। ठीक, और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ये ए बी इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, ए बीटा इज इक्वल टू 1, और इस कंडीशन को बोला जाता है बार्कहाउसेन क्या क्राइटेरिया। ठीक, तो ये फिलहाल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें काफी कुछ आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर डिवाइड्स द रेडियस फ्रॉम द सेंटर इन द रेशियो ऑफ व्हाट। मतलब एक सॉलिड हेमिस्फीयर है इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी या सेंटर ऑफ मास हम बोल सकते हैं, कहीं यहाँ पर कहीं होगी। ठीक है, ये किस रेशियो में रेडियस को डिवाइड करती है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये लिखा है ना, डिवाइड्स द रेडियस फ्रॉम द सेंटर, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से फ्रॉम द सेंटर। तो फिलहाल जो सेंटर ऑफ मास है इसका फ्रॉम सेंटर से वो कितना होता है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो फिगर्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास लिखे हुए हैं, जिसमें से एक क्या है, ये रिंग है, सर्कुलर रिंग। इसका क्या होता है, यहाँ से सेंटर से कितना ऊपर होता है, 2r/π होता है। और अगर हम बात करें डिस्क की तो ये होता है 4r/3π। इस तरीके से अगर शेल है तो शेल का क्या होता है, r/2 होता है। सिंपली यहाँ से r/2 सेंटर से। इसका यहाँ पर हमारी बात हो रही है सॉलिड हेमिस्फीयर की, इसका होता है 3r/2। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 8 होगी। ठीक है ना, 8 दी हुई है। बाकी मैंने कोन का भी लिखा हुआ है, सॉलिड कोन का h/4 होता है यहाँ से सेंटर से। ठीक है, और इसका भी यहाँ से सेंटर से h/3 होता है, होलो कोन का। ठीक, तो बाकी आप याद रखिए, आज ये पूछा है, कल कुछ और पूछा जा सकता है इनमें से। ठीक, तो इसने पूछा था कि रेडियस को किस तरीके से बांटा जाता है। जैसे ये x1 है, मान लो ये x2 है, तो x2 आप निकाल सकते हैं सिंपली। x2 क्या होगा, ये पूरा r होगा, r-3r/8 अगर आप करेंगे तो 5r/8 आ जाएगा। तो अगर x1 रेशियो x2, क्योंकि सेंटर से पूछा था, सेंटर से किस तरीके से डिवाइड, तो x1 रेशियो x2 क्या आ जाएगा, x1 कितना है 3r/8 है और x2 कितना है 5r/8 है। तो 8 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, r से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3:5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3:5। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया कि इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट प्रूव्स द, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट आपको क्या बताता है, ठीक है, वेव नेचर बताता है। तो आज वेव नेचर ये पूछा है, तो इसके अलावा और कौन कौन से वेव नेचर होते हैं। अगर हम वेव नेचर के बारे में बात करें तो एक तो हमारा पहला जो हो जाएगा वो जाएगा इंटरफेरेंस।
अगर इंटरफेरेंस दिखा रहा है तो यानी कि वो क्या है, वेव नेचर है। एक वेव नेचर ये होता है इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, वो पोलराइजेशन भी होता है। फिलहाल जो यहाँ पूछा गया उसका आंसर हमारा आ चुका है, बाकी हम मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। ठीक, पोलराइजेशन एक और चीज को भी बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ट्रांसवर्स नेचर को भी बताता है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ वेव आप लिख सकते हैं या लाइट लिख सकते हैं, ऑफ वेव लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे लाइट होता है, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो उस चीज को भी उसको पोलराइजेशन दिखाता है, ठीक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ए पार्टिकल मूव्स इन द एक्स डायरेक्शन, x is equals to 0 to x is equals to 5 अंडर द फोर्स ऑफ दिस। तो वर्क डन पूछा है कितना हो, तो वर्क डन अगर इस तरीके का फोर्स दिया है वेरिएबल, तो हम ये वाली डेफिनेशन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, वरना आप नॉर्मली कौन सी यूज करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी यूज करते हैं, या एफ डी कॉस थीटा, अगर वेक्टर आई जे के में दिया है तो, ठीक है। फिलहाल यहाँ आई जे के में नहीं दिया है, यहाँ पर एक्स में दिया हो, तो हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक। तो सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और ये हो गया dx, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5, ठीक है। तो बस इसका 7 का 7x हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 5 माइनस 2x का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से 5 जाएगी, प्लस 3 इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से 5 जाएगी। तो आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7, लिमिट रखिए 5 माइनस 0, माइनस 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और प्लस 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब, ठीक है। फिर इस हिसाब से 35 ये हो गया, माइनस 25 एंड प्लस 125, ठीक, ये हो जाएगा 10 प्लस 125, तो यानी कि 135 जूल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 135 इसका आंसर होगा, क्लियर। चलिए इसमें मैंने बता दिया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर आई जे के में है तो ये, और एक्स अगर वेरिएबल है तो वर्क की डेफिनेशन ये आपको यूज करनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एसएचएम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, ठीक है ना, ये दिया हुआ, तो हमसे पूछा कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो देखिए, यदि अगर आपको दिया है y इज इक्वल टू a1 साइन क्या थीटा, या फिर ओमेगा टी लिख दीजिए, एंड प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। तो इसका जो टोटल है ए वाई, जो इसका y निकल के आता है वो निकल के आता है a इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ जो a होता है ये होता है एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस क्या फाई क्या होता है, फेज होता है इन दोनों के बीच में। तो इस क्वेश्चन में दोनों साइन तो दिए नहीं है, यहाँ पर ये दोनों एक साइन एक कॉस, तो हमें पता है कि फेज बिटवीन साइन एंड कॉस, साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, ये तो खैर आपको याद ही रखना पड़ेगा, इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, आपको याद रखना। बस फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड पूछा है, एम्पलीट्यूड बराबर फॉर्मूला की लगाएंगे, ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ क्या लगाओगे, यहाँ पर a1 अगर देखा जाए तो वो ये है, a2 कितना है 4 है, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू 4 कॉस क्या आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री मैंने बताया, क्योंकि इन दोनों के बीच में फेस कितना होता है, साइन और कॉस के बीच में वो 90 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना। तो रूट ए स्क्वायर हट जाएगा, फिर हमने रूट लगा दिया, तो a बराबर हो जाएगा ये 9 प्लस 16 यानी 25, यानी कि क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्लियर।
सिंपल है। तो ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल है किसके लिए, रेनॉल्ड नंबर क्या होना चाहिए उसके लिए, ये स्टोक्स लॉ वैलिड है। स्टोक्स लॉ सिंपल है, एफ इज इक्वल टू कितना होता है 6 पाई ईटा आर वी होता है। आर रेडियस ऑफ बॉल होती है, वी उसकी स्पीड होती है, और ईटा क्या होता है, श्यानता होती है मीडियम की, या विस्कोसिटी कह सकते हैं, मीडियम की विस्कोसिटी होती है, ठीक है। और रेनॉल्ड नंबर भी होता है आर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा होता है। डी डायमीटर होता है पाइप का, वी क्या होती है उसकी वेलोसिटी होती है पानी, और ये डेंसिटी होती है जो भी उसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ईटा क्या होता है उस फ्लूइड का जो भी उसके अंदर फ्लो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी होती है। फिलहाल मैंने क्या लिखा है इज वैलिड। अगर पार्टिकल साइज पूछा है तो इतना होना चाहिए, अगर स्टोक्स लॉ को वैलिड करना है। और अगर रेनॉल्ड नंबर पूछा है तो हद से हद 1 हो सकता है, यानी कि रेनॉल्ड नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे लेस देन 1 के 2 आंसर है, ठीक है। तो देखा जाए तो जो मोस्ट लेस देन 1 में अगर देखें, जो 1 के आसपास अगर हम देखें तो ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग आंसर है, तो ये होना चाहिए। वैसे इसका देखा जाए तो दोनों ही आंसर सही होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है कि रेडियल एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट इज व्हाट, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन का, टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, ये हमने लिखा हुआ है, ठीक। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं एक्सेलरेशन के अंदर, ठीक है। एक तो रेडियल, देखिए ए इज इक्वल टू जो होता है, एक तो रेडियल पार्ट होगा इसके अंदर, ये यूनिट वेक्टर है रेडियस के अलोंग, और ये थीटा के अलोंग यूनिट वेक्टर है, ये थीटा जो लिखा हुआ, ठीक है, वो थीटा है। ये रेडियल पार्ट है, ये कौन सा ट्रांसवर्स पार्ट है, ठीक है, या टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं, ये टेंजेंशियल हो जाएगा, टेंजेंशियल, और ये क्या हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा। तो देखिए टेंजेंशियल पार्ट कितना, रेडियल पार्ट होता है आर डबल डॉट, डबल डॉट मतलब होता है जैसे आर डबल डॉट लिखा है, और सारी डिटेल्स मैंने लिखी हुई है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन 2 बार है इसका, और अगर 1 बार डॉट है तो इसका मतलब 1 बार इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फिलहाल आपको याद ही रखना है, वहां पर आप डेरिवेशन तो करने वाले नहीं हो। तो टेंजेंशियल, टेंजेंशियल नहीं ट्रांसवर्स होता है एक्चुअली, ट्रांसवर्स लिखा हूँ, टेंजेंशियल भी बोल देते हैं ऐसे, ट्रांसवर्स लिख दीजिए क्योंकि ट्रांसवर्स ज़्यादा सही है, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स ये होता है। तो देखिए आज ये आया है क्वेश्चन आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, कल ये आ सकता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट पूछा जा सकता है। फिलहाल इसका आंसर ये हो जाएगा, अब ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आई, ये सिंपली सॉल्व करना है, मैथ्स वाले के लिए तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, इस सॉल्व तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जे डॉट में लिख देता हूँ एक बार, जे क्रॉस के है प्लस जे डॉट आई क्रॉस के है एंड प्लस के डॉट आई क्रॉस जे है, ठीक है ना। जे क्रॉस आई आपको पता होना चाहिए, अगर आप आई जे के लिख रहे हैं तो आई से जे जाएंगे तो आपको के मिलेगा, जे से के जाएंगे तो आई मिलेगा, और आई से के से अगर क्या जाएंगे आई जाएंगे तो आपको जे मिलेगा, लेकिन अगर आप जे से आई जाएंगे तो माइनस के मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का। तो मतलब अगर उल्टा जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे तो आपको प्लस मिलेगा, और उल्टा जाएंगे तो माइनस मिलेगा, और एक जैसे होते हैं तो उसका जो क्रॉस होता है वो 0 होता है, और एक जैसे होते हैं तो उनका डॉट क्या होता है वो 1 होता है। फिलहाल आई जे क्रॉस के, जे से के की तरफ जाइए, जे से के की तरफ जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है आई, तो आई आ जाएगा, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, आई से के की तरफ जाएंगे, आई से के की तरफ जाएंगे तो माइनस जे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ जाएंगे तो प्लस के आएगा, आई से जे की तरफ जाएंगे तो प्लस के, ये तो हो गया 1, ये हो गया -1 क्योंकि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे जे डॉट जे 1,
यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया, +1। तो यहाँ पे देखेंगे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा सर, सॉरी ये कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1, तो 1 हो गया इसका क्या आंसर। ठीक है, अब आगे क्या है देखिए, व्हेन द SCR स्टार्ट्स कंडक्टिंग देन कौन अपना कंट्रोल खो देता है, कैथोड, गेट, कैथोड, एनोड, क्या कौन अपना कंट्रोल खो देता है। तो देखिए इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, देखिए कंट्रोल्ड बाय द गेट सिग्नल, जो गेट होता है वही सारी चीजें कंट्रोल करता है। और अगर इसने अपना कंट्रोल ही खो दिया है तो यानी किसने कंट्रोल खो दिया है, गेट ने खो दिया ना। ठीक है, और बाकी इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, एनोड ये होता है, कैथोड ये होता है, 3 इसमें क्या होती है लेयर्स, 3 इसमें क्या होते हैं जंक्शंस होते हैं, 3 डिवाइस होते हैं। ठीक है, लेयर्स इतनी कितनी होती है 4 होती है। बाकी इसकी स्टेट्स हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है। ठीक है, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, बीजेटी जिसे कहते हैं। तो 2 बीजेटी बना के, ये 2 बीजेटी हैं, इन्हें बना के हम क्या है इन्हें लगा के हम एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बना सकते हैं। बाकी इसमें तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा तो यही इसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाइवर्जेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड फॉर, किसके लिए डिफाइन होता है डाइवर्जेंस। तो देखिए डाइवर्जेंस जब हम निकालते हैं तो हम वेक्टर पे उसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इससे जो मिलता है वो ऑब्वियसली स्केलर मिलता है, लेकिन ये होता क्या है, ये वेक्टर है और वेक्टर पर ही क्या करते हैं इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जबकि ये क्या होता है, एक अगर हम बात करें डाइवर्जेंस है, इसी तरीके से क्या होता है एक ग्रेड होता है। तो ग्रेड जब हम लगाते हैं वो वेक्टर नहीं होता है, वो ठीक है, हाँ वो तो वेक्टर होता है, ये चीज तो वेक्टर होती है, बट ये स्केलर पे लगाया जाता है, स्केलर फंक्शन पर लगाया जाता है, और इससे जो मिलता है वो लेकिन एक वेक्टर मिलता है। ठीक है, इस तरीके की चीज है। तो बाकी डाइवर्जेंस से डिफाइंड फॉर किसके लिए डिफाइंड होता है, एक वेक्टर पर लगाया, जिस पर लगाया जाता है उसी के लिए डिफाइंड होता है, तो वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, एक तो रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये सारी कौन सी होती हैं, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इवन जो कॉस्मिक वेव्स हैं, रेज हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं और दूसरी भी होती हैं, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टाइप है। ठीक है, और गामा रेज तो मैंने बता दिया, ये तो है ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जो एक्स रेज है वो भी बता दिया, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जो बीटा रेज होती है, ठीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बीटा रेज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जबकि इन सब रेज में क्या होता है फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो फोटॉन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, जबकि बीटा रेज जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। और इलेक्ट्रॉन से नहीं, पार्टिकल से अगर कोई मिलकर बनी हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड फॉर, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए होल्ड रहता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज के लिए तो होता ही होता है। ठीक, और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज के लिए होता ही है, जो सी के कंपेरेबल होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज, जो सी के आसपास होती है, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी जो सी से बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक, सी जो होती है 3×10⁸ होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो अगर ये बहुत कम हो जाए तो ये जो है तो लॉरेंज जो ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों के लिए ही होल्ड कर जाता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, और इसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या है ये आ सकती हैं,
तो टाइम के लिए इक्वेशन होती है, एक्स के लिए इक्वेशन होती है, ठीक है। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वाई और जेड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जो फ्रेम है ये है, ये एस डैश है, यहाँ पे मान लीजिए एस है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ है जो मूव कर रही है, तो अगर आप एस डैश से देख रहे हैं ये वी से मूव कर रहा है फ्रेम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आप एस डैश से देख रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कुछ ऐसे दिखेंगे। अगर आप यहाँ टी डैश को हटाएंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ टी डैश आ जाएगा, इस तरीके से एक्स भी एक्स डैश बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ प्लस है तो डैश जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये नॉन डैश बन जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है, और ये दोनों के लिए ही वैलिड है, रिलेटिविस्टिक हो या नॉन रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक जो कंपेरेबल हो, जैसे रिलेटिविस्टिक जो हो गई जैसे 0.5 सी हो गई या इसके आसपास है 0.8 सी, रिलेटिविस्टिक हो गई। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब सी से बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंटर्स द फील्ड, ओके। पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, इलेक्ट्रॉन का पाथ का क्या होगा अगर क्या है कि परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके तीन केसेस हो सकते हैं, ठीक। पहला केस क्या है कि जो वो एंटर करे v जो पर पैरेलल हो जाए b के, और दूसरा ये हो सकता है v जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए b के, या तीसरा क्या हो जाए कि v और b के बीच में कोई ठीक एंगल, मतलब v ना तो पैरेलल हो और ना ही क्या हो परपेंडिकुलर हो, तब वो केस क्या हो, ठीक है। इस तरीके की बात है, ना ही पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो, ना ही पैरेलल और ना ही परपेंडिकुलर, ठीक, तब क्या हो। तो अगर पैरेलल एंटर कर रहा है कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब ऐसे ही चला जाएगा वो, जैसे घुसा है पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर अगर एंटर कर रहा है तो सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है, ना ही वो पैरेलल कर रहा है ना परपेंडिकुलर, किसी एक एंगल पर कर रहा है, ठीक है ना, जैसे वी ये है मैग्नेटिक फील्ड ये है तो किसी एंगल पर कर रहा है, तो पाथ जो होगा वो हेलिकल होता है, इसमें पाथ सर्कुलर होता है, ठीक है, और इसमें जो है वो सीधा ही चला जाता है। इसमें क्या होता है, हेलिकल होता है पाथ, हेलिकल हेलिक्स बनाता है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले इसका मतलब सर्कुलर, ठीक। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक। और आपको किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी आगे जो वीडियोस आएंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।